हेलो बच्चों। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी फाइनल ईयर के सिलेबस में हम पढ़ेंगे कॉर्डेट्स के फर्स्ट पेपर में अडेप्टिव रेडिएशन का टॉपिक है। अडेप्टिव रेडिएशन की अवधारणा का अर्थ होता है जब कोई प्रजाति के सदस्य अपने मुख्य आवास से या मूल आवास से विकिरित होकर अर्थात वहाँ से गमन करके विभिन्न आवासों में जाते हैं और उन नए आवासों में वहाँ के अनुसार अनुकूलन उत्पन्न कर लेते हैं और ये अनुकूलन संरचनात्मक या कार्यात्मक क्रियात्मक भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो इन विभिन्नताओं के कारण अनुकूलनताओं के कारण जो सदस्य होते हैं अपनी पूर्वज जाति से या अपने पूर्वजों से भिन्न हो जाते हैं। इस प्रकार को या और यह आगे चलकर स्पीसिएशन या जाति उद्भव का भी आधार बन जाता है। अब अगर एक मूल आवास से सदस्य एक मूल जाति प्रजाति के सदस्य अगर भिन्न भिन्न आवासों में चले जाते हैं और वहाँ के अनुसार अनुकूलित हो जाते हैं तो इसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं, अर्थात विकिरित या अलग अलग स्थानों में जाकर इवोल्यूशन या नए उद्भव जाति विकास का उद्भव करना। यह जो कॉन्सेप्ट था यह सबसे पहले ऑसबॉर्न ने 1898 में दिया और उन्होंने बहुत कॉमन एक एग्जाम्पल लिया था डार्विन्स फिंचेस का, जो कि डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड में जो विभिन्न प्रकार की बर्ड्स थी उन पर अध्ययन करके यह बताया कि अपने भोजन की उपलब्धता के आधार पर सबकी जो बीक शेप होता है, साइज होता है, उनमें भिन्नता पाई गई। अर्थात सीड्स की या विभिन्न प्रकार के भोजन की उपलब्धता के आधार पर किसी की चोंच सीधी, किसी की नीचे की और घूमी हुई। तो इसी प्रकार से ऑसबॉर्न ने कहा कि सिर्फ बर्ड्स में या फिंचेस में ही नहीं, इस प्रकार की जो विभिन्नताएं होती हैं एक ही प्रजाति के सदस्यों में वह अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि मैमल्स में लिम्ब स्ट्रक्चर्स के बारे में उन्होंने आगे अध्ययन करके बताया। अब अगर हम इसका अर्थ यह होता है कि अडेप्टिव रेडिएशन या अनुकूली विकिरण द्वारा नई प्रजातियों का उद्भव संभव होता है और यह भी माना जा सकता है कि जो अभी वर्तमान में लिविंग स्पीशी है ह्यूमन की, जीनस होमो है, यह आगे जाके हो सकता है कि आने वाले समय में अपने अंदर विभिन्न अनुकूलनताएं डेवलप कर ले और एक नई प्रजाति का आधार बन सकती हैं। तो इस आधार पर ऑसबॉर्न ने यह अवधारणा उद्भव की। इस अवधारणा को उन्होंने समझाया कि एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है। अगर हम इसको अध्ययन करें तो जैसे कि मीज़ोज़ोइक एरा में डायनासोर्स थे, बहुत ज़्यादा विकसित थे, या हम ये कहें कि उस टाइम की डोमिनेटिंग जो पॉपुलेशन थी वही थी और मैमल्स बहुत ही कम थे या फिर विलुप्त प्राय या बहुत कम संख्या में थे। लेकिन मीज़ोज़ोइक के बाद में जैसे जैसे मीज़ोज़ोइक एंड होने लगा और सीनोज़ोइक एरा युग का प्रारंभ हुआ, तो जो भी कारण रहे हों वो ज्योग्राफिकल, जूलॉजिकल या बायोलॉजिकल, टेम्परेचर, एनवायरनमेंट, जो भी रीजंस थे उनके कारण जो विशालकाय डायनासोर या डोमिनेटिंग डायनासोर्स थे वो तो विलुप्त हो गए और मैमल्स जो थे, स्तनधारी जो प्राणी थे, वो विभिन्न इवोल्यूशनरी पैटर्न्स के साथ में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा विकसित हो गए और क्रिटेशियस युग के प्रारंभ में प्लेसेंटल मैमल्स जो थे वो मार्सुपियल्स के रूप में भिन्न एक ग्रुप या समूह में विकसित हो गए। अतः इयोसिन और ओलिगोसिन के समय मैमल्स जो हैं अलग अलग के हैबिटाट्स में, विभिन्न आवासों में, और उन आवासों में भी अपने एक निश्चित निश या हम इकोलॉजिकल निश जिसे कहेंगे, अपना एक जो निश्चित आवास होता है वहाँ पर जाकर उन जगहों पर उन्होंने आधिपत्य कर लिया और धीरे धीरे जो डायनासोर्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। इस चित्र को आपको भी मैं बाद में समझाऊंगी, उससे पहले कि मैमल्स में रेडिएशन को बहुत अच्छे से समझाया गया है।
लिम्ब या पाद स्ट्रक्चर, पाद संरचना के आधार पर, लिम्ब स्ट्रक्चर के आधार पर, जैसे कि जो मैमल्स थे उनमें पेंटाडेक्टाइली अर्थात 5 उंगलियां या आगे की जो अंगुलास्थियां हैं वो 5 में विभाजित होती हैं। लेकिन जितने भी प्रारंभिक और एंसेस्टर पूर्वज मैमल्स थे उनमें जो 5 फिंगर्ड क्रिटेशियस थे वो ग्राउंड पर रहते थे और उनके जो लिम्ब्स थे वो ज़्यादा मॉडिफाई नहीं थे पर्टिकुलर एक ही तरह के लोकोमोशन के लिए कि वो 2 पैरों पे गमन करते थे या 4 पैरों पे, उनमें से कुछ हॉपिंग करते थे, कुछ आर्बोरियल थे, अतः निश्चित नहीं थे। लेकिन वो एनिमल्स जो कि स्थल पे रहते थे उनमें अपने जो उनसे नए विभिन्न प्रकार के जो पाद थे उनमें अनेक अनुकूलताएं या विभिन्नताएं देखने को मिली। जैसे कि जो स्थल पे रहने वाले मैमल्स थे उनमें एक जो शाखा या एक जो समूह विकसित हुआ आर्बोरियल फॉर्म्स का। आर्बोरियल का अर्थ होता है वे स्तनधारी जो कि या वे कॉर्डेट्स जो कि रहते थे पेड़ों पर, जैसे कि स्क्विरल्स हैं, स्लॉथ हैं, मंकीज़ हैं। और इनमें से एक जो दूसरा ग्रुप था जैसे कि फ्लाइंग मैमल्स हैं, बैट हैं, चमगादड़ हैं, उनके जो अग्रपाद थे वो विकसित हो गए विंग्स के रूप में। और इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जिसमें कि अपने नए आवास या विकास आवास के अनुकूलनता के रूप में जो पाद हैं वो विभिन्न प्रकार की संरचनाओं में विकसित हो गए। अतः क्लाइंबिंग और ट्रू, क्योंकि ये जो इसी तरह से स्क्विरल का जो एग्जाम्पल है यहाँ पर दिया हुआ है, स्क्विरल में भी हॉपिंग या एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर छलांग लगाने जैसे कि हम ग्लाइडिंग कहते हैं। तो जो वास्तविक बर्ड्स की उड़ान होती है उसमें और क्लाइंबिंग या ग्लाइडिंग में बहुत अंतर था, लेकिन अपने आर्बोरियल मोड ऑफ लाइफ के अनुसार उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। इसी प्रकार से हम देखें तो जो थर्ड लाइन ऑफ एग्जाम्पल होगा वो होगा कर्सोरियल एनिमल्स का। कर्सोरियल एनिमल्स वो होते हैं जो कि खुरधारी होते हैं, जिनके जिनके जो डेक्टाइल्स होते हैं या अंगुलास्थियाँ होती हैं वो खुर में विभाजित हो जाती हैं, जैसे कि हॉर्सेस या एंटीलोप होते हैं। और ये अपने जो लिम्स हैं इनकी सहायता से स्थल पर या ग्राउंड पर वो बहुत अधिक तेजी से गति कर सकते हैं, यानी कि वो बहुत आसानी से क्षतिग्रस्त नहीं होते, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और अगर अन्य देखें जैसे कि वॉल्व्स हैं, फॉक्सेस हैं, हाइना, लायंस हैं, उनकी अपेक्षा जो हॉर्सेस हैं या एंटीलोप्स हैं उनके खुर जो होते हैं अधिक मजबूत होते हैं एज़ कंपेयर टू उनसे अधिक या हिंसक कह सकें या जो जानवर होते हैं उनकी अपेक्षा। इसी प्रकार से एक और जो मॉडिफिकेशन या अडेप्टेशन पाई गई वो पाई गई बरोइंग एनिमल्स में। बरोइंग होते हैं वे प्राणी जो कि बिल बनाकर रहते हैं। तो इनमें उन्होंने अपने जो पादों का उपयोग है वो फोरलिम्स स्पेशली जो अग्रपाद हैं मिट्टी में बिल बनाने के लिए या खोदने के लिए ये काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से मैमल्स में अपने अपने आवास के अनुसार बहुत सारी अडेप्टेशंस पाई गई, जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ या एंसेस्टर मैमल था, जिससे कि हम देख सकते हैं आर्बोरियल, जैसे कि स्क्विरल में क्लाइंबिंग के लिए, ये बैट्स में विंग्स अग्रपाद जो हैं वो विंग के रूप में हो गए। फ्लाइंग स्क्विरल में एक स्किन वेब बन जाता है जिससे कि वो ट्रू फ्लाइट तो नहीं लेकिन एक टाइप ऑफ फ्लाइट या शॉर्ट फ्लाइट ले सकती हैं। स्लॉथ में अग्रपाद बहुत अधिक विकसित और अधिक मस्कुलर हो जाते हैं जिससे कि वो पेड़ों की टहनियों पर छलांग लगाकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जो कंगारू है उनमें अग्रपाद जो होते हैं पश्चपाद की अपेक्षा छोटे हैं, लेकिन जो पश्चपाद हैं वो बहुत आसानी से जंपिंग में सहायक होते हैं जिसे हम लीपिंग कहते हैं। इसी तरह से जो एक्वेटिक मैमल्स होंगे जैसे कि सील है उनमें जो पाद हैं वो
स्विमर्स की भांति या फिशेस की भांति फ्लैपर्स या फ्लिपर्स में विकसित हो जाते हैं। और ये कर्सोरियल एनिमल जिनमें कि खुर विकसित हो गए हैं और जो बहुत तेज़ भागने में इनमें सहायक होते हैं। और जो बरोइंग एनिमल्स हैं उनमें खोदने के लिए सहायक होते हैं। और बहुत लार्ज एनिमल्स हैं जैसे कि फास्ट रनर चीता हैं या एलिफेंट हैं, उनमें ये उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग अडेप्टेड हो गए। तो मैमल्स में अनेक प्रकार से एक बेसिक स्ट्रक्चर से, लिम्ब स्ट्रक्चर से विभिन्न प्रकार के उनमें अनुकूलताएं विकसित हो गई। इसी प्रकार से जैसे कि अभी एक्वेटिक एनिमल्स का एग्जाम्पल दिया, जैसे कि वाइट सील है या सी लायन है, वॉलरसेस हैं, उनमें जो लिम्स हैं वो बहुत ज़्यादा अडेप्टेड हो गए हैं जलीय आवास के अनुसार, और उनमें अनुकूलताएं विकसित हो गई। इसी प्रकार से पाद के साथ साथ, फुट के लिम्स के साथ साथ मैमल्स में टूथ रेडिएशंस अर्थात जो दंत विन्यास है उनमें भी विकिरण बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जिससे कि हम समझ सकते हैं। जैसे कि सामान्यतः मैमल्स में हेटेरोडोंट विषम दंती दंत विन्यास पाया जाता है, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के दांत जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और इन भिन्न प्रकारों में मुख्य रूप से इंसाइजर, कैनाइन, मोलार, प्री मोलार होते हैं, जिनके सबके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, जो हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में भी पढ़ाए हैं। लेकिन अब अपने भोजन की प्रकृति के अनुसार इनमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाए गए। फॉर एग्जाम्पल जो इंसेक्टिवोरस टाइप ऑफ मैमल्स होंगे उनमें प्री मोलार और जो मोलार्स होते हैं वो जो कस्प होते हैं ऊपर, जो दांत के ऊपर जो पालियां होती हैं वो कंपैरेटिवली शार्प पॉइंटेड होती हैं, और जो फूड है उसे क्रश करने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती हैं। इसी प्रकार से जो कार्निवोर एनिमल्स हैं उनके जो प्री मोलार्स और मोलार्स होते हैं वो कार्नेशियल होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, जो कि चीर फाड़ करने में बहुत अधिक सहायक होते हैं। और जो कैनिडी फैमिली के हैं जैसे कि कैट या डॉग्स, कैट हैं या दूसरे एग्जाम्पल हम देखें डॉग हैं, उनमें ग्राइंडिंग के लिए उनके जो दांत होते हैं वो बहुत अधिक विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार से यह देखा गया कि जितने भी एनिमल्स या मैमल्स हैं, लिम्ब के साथ साथ उनकी जो टूथ स्ट्रक्चर है, टाइप्स हैं, वो भी अपने भोजन के प्रकृति के अनुसार बहुत अधिक विकसित हो जाती हैं। जैसे कि हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं उनमें इंसाइजर्स जो होते हैं वो कटिंग वेजिटेबल या घास फूस को काटने के लिए बहुत अधिक विकसित हो जाते हैं। रूमिनेंट्स में जो जॉ होते हैं वो ज़्यादा, उनमें जो कस्प हैं वो बहुत अधिक होते हैं, अपर जो उनका सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, और हॉर्नी पैड्स होते हैं जाकि ताकि वो भोजन को अधिक लंबे समय तक चबाते रहें। तो इस तरह से यह देखा गया कि अपने आवास व उसके अनुसार अपने आप को ढालने के लिए प्राणियों में विभिन्न प्रकार की अनुकूलताएं विकसित हो जाती हैं, जिसे कि अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं, इसे डाइवर्जेंट रेडिएशन भी कहते हैं। और इसका विपरीत जो होता है इसे हम कन्वर्जेंट रेडिएशन भी कहते हैं। इसमें यह होता है कि किसी मूल स्थान पर अगर दूसरी जगह से कोई प्राणी आ जाते हैं तो उनकी जो प्रकृति होती है या उनमें जो उनका जो व्यवहार होता है वहाँ के नेटिव स्पीशी के बहुत समान हो जाता है। तो डाइवर्जेंट का अर्थ होता है एक जगह से विभिन्न स्थानों पर बंट जाना, और कन्वर्जेंट का अर्थ होता है विभिन्न स्थानों से एक जगह आकर समान व्यवहार या समान प्रकार के आवास और व्यवहार को अपनाना। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो अडेप्टिव रेडिएशन है उसकी महत्ता निम्न प्रकार से है कि यह जो प्राणी हैं उनके डाइवर्सिफिकेशन के लिए, अर्थात उनमें विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी होता है, एक नई जाति के उद्भव के लिए उत्तरदायी होता है, तथा जो
प्रजाति या जो प्राणी जितना अधिक सक्षम होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हम जिसे कहेंगे, वह उतना ही अधिक विकसित करेगा। इससे कंपटीशन कम होगा, क्योंकि अगर एक ही जगह पर वो रहेंगे तो समान प्रजाति के होने के कारण उनमें उनकी जो आवश्यकताएं होंगी वो सेम होंगी, और इससे कंपटीशन बढ़ जाएगा। और जो चांस, अगर वो वहाँ से गमन कर जाते हैं, एक नए आवाज़ के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं, तो विलुप्त होने के चांसेस जो होते हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अडेप्टिव रेडिएशन प्राणियों में स्पीसिएशन और स्पीसिएशन को बढ़ावा देते हैं और एक्सटिंक्शन को कम करते हैं। PDF फॉर्म में बच्चों ये आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप अपने नोट्स तैयार कर लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।